आप सभी का वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार और बहुत ही प्रतीक्षित रहा था हमारा जो आज जो सेशन शुरू होगा, हमारे जो लाइव क्लास देखते हैं उन स्टूडेंट के लिए, चूँकि उनका डिमांड था कि सर क्वेश्चन का सीरीज चलाइए। तो आपके डिमांड और हमने भी देखा क्या कि क्वेश्चन भी जो बहुत ज़रूरी है, चूँकि एग्जामिनेशन जो होगा, जो भी आगामी परीक्षा होगी और लॉकडाउन के बाद तुरंत ले ही लिया जाएगा। तो देखिए, आज जो हम लोग प्रश्न लिए हैं, मुख्य रूप से जो भी प्रश्न लिए हैं, तो उस प्रश्न में जो है मौलिक अधिकार का जो है मौलिक अधिकार संबंधित प्रश्न है। और मौलिक अधिकार संबंधित हमने क्या किया है कि 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह किया है। अब आपको यहाँ पर हम महत्वपूर्ण संग्रह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं, पिछली जो भी मैंने एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है, और साथ ही साथ वैसे क्वेश्चन जिनको 100% एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, तो उन क्वेश्चन का भी संग्रह जो है किए हैं। और अगर आप माने ऐसा तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप पूरा का पूरा अगर इस माने प्रश्न का सीरीज बना लेते हैं और कवर कर लेते हैं, तो मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। चूँकि आपको पता होगा कि पॉलिटी जो है, जो राज व्यवस्था है भारतीय इंडियन पॉलिटी, जीएस का बहुत बैकबोन कहा जाता है। और उसमें भी मौलिक अधिकार, हम जब चर्चा भी किए थे कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में सबसे लंबा अध्याय रहा है और सबसे ज़्यादा विवादित भी, और सबसे ज़्यादा बहस वाद विवाद भी इसी चैप्टर पर हुआ है। तो अगर आप देखिए, भारतीय संविधान के कुछ ऐसे चैप्टर है जिनको अगर आप अच्छी तरह समझ गए तो समझिए कि संविधान का पूरा बैकबोन आप जान गए। जैसे मौलिक अधिकार हुआ, नीति निर्देशक तत्व हुआ, संघ की कार्यपालिका हुआ, इस तरह से। तो आज जो होगा वह मौलिक अधिकार का होगा। तो मौलिक अधिकार में 40 प्रश्न में आपको दो इसका मैंने कह सकते हैं 2 पार्ट होगा। पार्ट 1 में आज हम 20 प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अच्छी तरह समझ लीजिए, पार्ट 1 में 20 प्रश्न पर चर्चा करेंगे और पार्ट 2 में 20 प्रश्न पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि जो स्टूडेंट या मैंने अभी देख रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, अगर आप लोग मौलिक अधिकार नहीं पढ़े हैं, हमारा सेशन नहीं देखे हैं, तो आपको प्ले लिस्ट में जो है ऑप्शन है, वहाँ जाकर के आप जो है उस ऑप्शन को चयन कर करके प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर मौलिक अधिकार संबंधित जो मैंने ऑप्शन है वहाँ जाइए। वहाँ आपको जितना भी मौलिक अधिकार संबंधित 6 जो है पार्ट 4 या 5 तक आपको मिलेगा, उसको आप देखिए भी। फिलहाल आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन पर, और साथ ही साथ आपको हम बता देते हैं कि हम जो है आप लोग को क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन पर चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण होगा। मान लीजिए कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनका कोई माने इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, बट क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो चलिए आपके स्क्रीन पर आप देखिए, आपके स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन आया होगा, और मैं भी जो है अपने आप को देख रहा हूं। देखिए आपके स्क्रीन पर जो है पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन आप सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप अपना फटाफट जो है आंसर भी दे सकते हैं, है ना, फटाफट अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए अब आंसर अगर आप दे भी दिए फिर भी हम आपको बताते हैं। पहला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो यह इसका आंसर होगा भाग 3। इस चीज को नोट कर लीजिए, भाग 3 में मौलिक अधिकार का जो है वर्णन है। तो आंसर पहले हम नोट करेंगे, उसके बाद ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। तो आंसर, ठीक है, इसका हम दे दिए आंसर, ए से मतलब समझ जाइएगा भाग 3। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए इसको हम जानते हैं, भाग 3 है क्या? तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको भी नोट कीजिए, भाग 3 क्या कहा था, ये तो आपका आंसर हुआ। दूसरा बात क्या नोट कीजिएगा, है ना, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। जो लोग वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस हो जाइए। आप अगर माने कहीं भी पढ़े होंगे लेकिन फिर भी आपको यह कह सकते हैं कि फिर से एनर्जी आपको देगा, और बहुत सारी चीज़ आपको हम बताएंगे, बहुत सारी चीज़ फैक्ट बताएंगे जो आप जो है या तो पढ़े नहीं पढ़े होंगे, फिर भी आपको जो उसको जानकारी हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा सबसे पहले ब्रिटेन में
ब्रिटेन में इसकी मांग की गई थी। तो मैग्ना कार्टा शब्द जो है कहाँ पर, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में 1215 में, ठीक है, ब्रिटेन 1215 में अधिकारों की सूची। अब इस पर चर्चा करते हैं। एक तो क्लियर हो गया कि मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। और ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जो राजा थे 1215 में, उस समय की बात है, वहाँ के सामंत सरदारों ने राजाओं से एक अधिकार पत्र मांग किया, और राजा के द्वारा जो अधिकार पत्र दिया गया सामंत सरदार को, न कि वहाँ के कह सकते हैं कि मतलब आम लोगों को, तो सामंत सरदारों का जो अधिकार पत्र दिया गया उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो एक अधिकार मिला, तो कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार का सूत्रपात, यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि मौलिक अधिकार का सूत्रपात कहाँ से हुआ। अगर क्वेश्चन आएगा कि मौलिक अधिकार का सूत्रपात, मौलिक अधिकार का सूत्रपात, तो क्या आंसर दीजिएगा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। अब दूसरी बात जान लीजिए कि जितने भी देश जहां लिखित संविधान है, लिखित संविधान वाले देशों में सबसे पहले अमेरिका ने मौलिक अधिकार को समाहित किया है। तो कौन सा देश है जो मौलिक अधिकार को सबसे पहले लागू किया, तो वह अमेरिका है। उसके अलावा भारतीय संविधान में भी जो है मौलिक अधिकारों की माने एक भाग दिया गया, भाग 3। और आपको पता होगा मौलिक अधिकार को जो है भाग 3 पर सबसे ज्यादा बहस भी हुआ, वाद विवाद भी हुआ। और मौलिक अधिकार के भाग 3 पर को जो है कह सकते हैं यहाँ लगभग 32 दिनों तक इस पर चर्चा होती रही। और इस पर जो है इस कुल अनुच्छेद कितना है, तो मौलिक अधिकार में भाग में 12 से 35 तक अनुच्छेद है, लेकिन आपको याद रखना होगा 14 से 32 तक ही हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार संबंधित अनुच्छेद कितना है, 14 से 32। चलिए बहुत कुछ लंबा है, अगर आपको कुछ और भी समझना होगा तो आपको मौलिक अधिकार का वीडियो, हमको हमारा वाला वीडियो जरूर ही आपको देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा पर आते हैं। पहले ऑप्शन भी समझ लीजिए, ऑप्शन 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है देखिए, इसमें एक ऑप्शन और भी है, भाग 3 तो मौलिक अधिकार समझ गए, ऑप्शन बी में है भाग 2, तो भाग 2 नागरिकता है। इस चीज को भी याद रखकर नोट कर लीजिए, भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से। और भाग 5 संघ की कार्यपालिका, भाग 5 किससे, संघ की कार्यपालिका। और डी में कहता है, ऑप्शन डी में भाग 4, तो यह नीति निर्देशक तत्व है। तो आपके पास सामने 4 ऑप्शन थे, मैंने कहा गया पहला क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन का जवाब अभी आपको बता दिए। इसका आंसर तो होगा पहला भाग 3, लेकिन भाग 2 में क्या है, नागरिकता। और भाग 5 में क्या है, संघ की कार्यपालिका। और भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन से पहले हम आपको इसको हम रफ करते मिटा देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग भी अपने आप को जवाब दे दिए होंगे, फिर भी आपके जवाब के अलावा आपका जवाब तो बहुत सा लोगों को सही भी हो रहा होगा। चलिए दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिक को नहीं प्रदान किया गया है। देखिए मूल अधिकार जो है, कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिक को नहीं प्रदान किया गया था। 4 ऑप्शन है, पहला शोषण के विरुद्ध अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, ठीक है, लिंग समानता का अधिकार, उसके बाद आपको जो है सूचना का अधिकार, और देश के किसी भाग में बसने का अधिकार। तो आपका इसका आंसर जो होगा सूचना का अधिकार। चलिए इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन सी। तो 2 नंबर का आंसर होगा, ठीक है, सी ऑप्शन, सूचना का अधिकार। अब आपको इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ये सूचना का अधिकार जो है भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में नहीं माना जाता है, तो इसको क्या माना जाता है, यह एक अधिकार है, सूचना का अधिकार है, लेकिन यह लीगल राइट्स है, यह विधिक अधिकार है। क्या है, लीगल राइट्स है, विधिक अधिकार है। और विधिक अधिकार है, आपको पता होगा सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 से पूरे जो है लागू कर दिया गया था, 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर दिया गया था। और हर राज्य अपना अपना जो अनुसार इनको इम्प्लीमेंट कराता है। तो सूचना का अधिकार में होता क्या है, अगर आपको किसी प्रकार की सूचना, जैसे किसी दस्तावेज
किसी प्रकार का किसी मान सकते हैं किसी कार्यपालिका या किसी पद पर, सार्वजनिक पद पर जो व्यक्ति है उसके क्रियाकलाप से संबंधित जो है मांग सकते हैं। तो सूचना मांगने का आपके पास अधिकार है। तो कैसा अधिकार है? लीगल राइट्स है। अब आपको जानना है कि सूचना का अधिकार कब से लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 से। बिहार में भी सूचना का अधिकार लागू है। अब यहाँ पर क्या है कि 30 दिनों के अंदर, आप इसको सुन लीजिए, होता क्या है कि अगर आप किसी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से किसी प्रकार की सूचना मांग सकते हैं। कुछ ऐसे अपवाद है जिस पर आप जो है सूचना मांग नहीं सकते, जैसे राष्ट्रपति संबंधित, रक्षा विभाग, सेना विभाग, है ना, इन सब वहाँ पर आप सूचना जो है सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय गोपनीय दस्तावेज, तो उन सब पर सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है। लेकिन बाकी सभी चीज़ों पर जहाँ पर सूचना का अधिकार लागू होता है, आपको एक चीज़ जरूर नोट करना होगा, सूचना को देने के लिए एक लोकपाल होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि अब ये सूचना का अधिकार, अगर मान लीजिए किसी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से अगर आप सूचना मांगते हैं तो उसको कितना दिन के अंदर सूचना देना चाहिए? 30 दिनों के अंदर। ध्यान रखेंगे, सूचना के अधिकार के तहत अगर आप सूचना मांगेंगे तो आपको 30 दिनों के अंदर सूचना प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको 30 दिनों के अंदर सूचना नहीं मिला, सपोज कीजिए कि आपने सूचना मांगा और 30 दिनों के अंदर सूचना नहीं मिला, तब आप क्या कर सकते हैं? या सूचना जो मिला उसे आप संतुष्ट नहीं है, तो 30 दिनों के बाद आप जो है अपील कर सकते हैं। तो वह कहलाता है प्रथम अपील। प्रथम अपील जो है उस अधिकारी से, जिस अधिकारी से आप मांगे हैं, उस अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी के पास जाते हैं। तो वो कह सकते हैं जो प्रोटोकॉल, जो पद क्रम होता है उसमें, तो मान लीजिए कि किसी अधिकारी से आपने किसी प्रकार सूचना मांगा और वहां से नहीं मिला, तो उसके वरिष्ठ अधिकारी से आप जो है प्रथम अपील कर सकते हैं। और वहां पर अगर प्रथम अपील किए और प्रथम अपील से आपको जो सूचना मिला या सूचना वहां भी नहीं दिया गया या सूचना से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपील कर सकते हैं। कहां पर? तो आप अपील कर सकते हैं राज्य सूचना आयोग में, और एक दूसरा होता है केंद्र सूचना आयोग। तो आप जब प्रथम अपील के बाद, पहला तो हुआ कि अधिकारी से मांगे, ऑप्शन है किससे मांगे? अधिकारी, है ना, सूचना अधिकारी कह सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं। आपको पहला क्या होगा? सूचना अधिकारी, सूचना अधिकारी। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है? यहां से सूचना मांगे, नहीं मिला, तब दूसरा स्टेप क्या होगा? प्रथम अपील। अब एक क्या होता है भाई? तो प्रथम अपील होता है कि जिस अधिकारी से आपने सूचना मांगा, वह सूचना दिया या उनके सूचना से आप संतुष्ट नहीं हुए, तो आप जो है अपील कर सकते हैं। उनके सूचना से अगर संतुष्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तो अपील किससे कर सकते हैं? वरिष्ठ अधिकारी के पास। किसके पास? वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां भी अगर आपको सूचना मिला या उस सूचना से आप संतुष्ट नहीं है, तब क्या कर सकते हैं? तब आप जो है आगे जा सकते हैं। कहां पर? राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। लेकिन राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना, राज्य सूचना आयोग कब जा सकते हैं? तो 60 दिनों के बाद। ठीक है, तो 60 दिनों के बाद, तो 60 दिनों के बाद जा सकते हैं। तो होता क्या है? 60 दिनों के बाद जा सकते हैं। यहां पर आपको नोट कर लेना चाहिए, कितना दिनों के बाद? प्रथम अपील के 60 दिनों के बाद। क्लियर? प्रथम अपील के बाद आपको अगर संतुष्ट नहीं है प्रथम अपील से, तो 60 दिन के बाद कहां जा सकते हैं? राज्य सूचना आयोग में। और राज्य सूचना आयोग जिस अधिकारी से आपने सूचना मांगे हैं उस अधिकारी को बुलाएगा और उस पर जो है जुर्माने कर सकते हैं या फाइन वगैरह जो होता है, जुर्माना या फाइन उस पर किया जा सकता है। तो जो अधिकारी अगर सूचना नहीं दिया है उस पर जो है जुर्माना हो सकता है, और जुर्माना जो है उसके वेतन से काट लिया जाता है। तो चलिए, बहुत सा लंबा प्रोसेस है। सूचना का अधिकार बहुत लंबा एक अधिकार, एक समझिए कि एक प्रकार का जो है यह एक पाठ ही है। इस पर एक वीडियो ही बनाएंगे हम, आप जरूर उसका वॉच कीजिएगा। अभी फिलहाल इतना बता दिए हैं। अब इस पर आपके अगला ऑप्शन है, माने इसका तो आंसर हम जान गए। अब इसके जो है आपके आंसर के बाद आपको अब माने अगला ऑप्शन है, पहला है देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये क्या है? तो इसको आपको जानना है, शोषण के विरुद्ध क्या है। तो भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 2 गो है, एक अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसको याद रखना है कि 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, उसके बाद है देश के लिंग समानता का अधिकार। तो लिंग समानता का अधिकार जो है हमारे देश में जो है लिंग समानता का अधिकार आप पढ़े हुए होंगे। 15 में, आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता है। चलिए, देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, ये भी है, यह स्वतंत्रता है, देश के किसी भाग में बसने का अधिकार।
तो क्वेश्चन नंबर 2 के सभी ऑप्शन क्लियर हो गए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्लियर हो गया। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। अब आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, होता क्या है कि हम सभी ऑप्शन पर चर्चा करते हैं आपको, और साथ ही साथ प्रयास रहता है कि मेरा जो है ज़्यादा हो, लेकिन पहले हम आपको आंसर बता देते हैं। उससे क्या होगा कि आपको संतुष्टि जरूर मिल जाता होगा, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा हम बताते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 3 पर देखते हैं। 3 में कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। तो देखिए, समता का अधिकार जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से 18 तक में है। इस चीज़ को हम बताए भी हुए हैं। तो समता का अधिकार किसमें है, 14 से 18 तक के। तो इसमें ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3 का आंसर ए होगा। नोट कर लीजिए, प्रश्न नंबर 3 है ना। प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन 3 आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 3 का आंसर ए आंसर, ठीक है। ए में क्या है, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब हम लोग अगला ऑप्शन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला तो आपको बता दिए कि समता का अधिकार, तो समता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक है, 14 से 18 तक। तो आप लोग इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि दूसरा इसमें है ऑप्शन में कि अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 क्या है, आपको ऑप्शन बी पर भी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद बी जो है, मैंने कह सकते हैं अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 19 में से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो क्लियर हो गया। तो अनुच्छेद 19 अगर पूछा जाए कि 19 क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार का एक अनुच्छेद है, और स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने में नहीं था, 19 से 22 तक में। ऑप्शन सी 20 है, प्राण एवं दैहिक, जो कह सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन सी जो है 20 है, वह क्या है, प्राण दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार, और 21 जीवन का अधिकार है। तो सारा ऑप्शन क्लियर हुआ, ठीक है। इसका आंसर कौन होगा, तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर ए अनुच्छेद 14। ऑप्शन बी 19 है, तो ऑप्शन बी 19 जो है किससे रिलेटेड है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार से। और सी जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है, और 21 जो है जीवन का अधिकार है। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट पर, आपके स्क्रीन पर भी होगा 4 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन का अंत करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक बार नहीं, आपको कई बार एग्जाम पूछा गया है ना, कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो इसका आंसर आप जान लीजिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता या उन्मूलन का अंत करता है, तो अनुच्छेद 17 बी। तो 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आंसर होगा बी, ठीक है। आंसर बी अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। आपको यहाँ पर जानना है कि अनुच्छेद 17 क्या कहता है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। दूसरी बात है कि यहाँ पर आपके बी ऑप्शन के अलावा अनुच्छेद 14 है, तो 14 पर हम ऐसे भी चर्चा कर चुके हैं। 15 क्या है, तो अनुच्छेद 15 बताएं जाति धर्म लिंग के आधार पर क्या नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। उसके बाद है डी क्या है, 16। तो 16 जो है कह सकते हैं सभी को अवसर की समता है, अवसर की समता। तो सारा ऑप्शन क्लियर हो गया। ऑप्शन 16 क्या है, तो ऑप्शन 16 में ऑप्शन डी में 16 है। 16 में क्या है, तो अवसर की समता। 15 में क्या है, जाति धर्म लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मैंने कह सकते हैं निषेध है। और 17 अस्पृश्यता का अंत है, जिसका आंसर है। और 14 जो है समता का अधिकार संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 4 क्लियर हुआ। नेक्स्ट आप जो है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 5 नंबर में आपके पास यह देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता,
क्लियर है, पढ़े भी हम लोग हैं, बताए भी हैं। समता का अधिकार है 14, तो विधि की समता ये सुमेलित है। बी अवसर की समता 16 में है, अवसर की समता ये भी सही है। सी उपाधियों का अंत, और डी सैन्य उपाधियों की अनुमति। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको पहला इसके अनुसार आंसर जो है, देखिए 4 ऑप्शन है, थोड़ा इसमें ऑप्शन में ही थोड़ा सा हमको डाउट है, लेकिन आपको बता देते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला विधि की समता ये भी क्लियर है ना। 16 में अवसर की समता ये भी सही है। 17 उपाधियों का अंत, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका आंसर कौन होगा, उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा आंसर, आंसर सी, सी आंसर क्या होगा, सी। आप नोट कर लीजिए, आंसर सी होगा। 5 का क्या होगा, उपाधियों का अंत, एक गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो गया, 5 का आंसर हुआ ये जो है उपाधियों का अंत, ठीक है। क्योंकि 17 में क्या है, उपाधियों का अंत नहीं, अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत नहीं है, ठीक है। बाकी चीज आपको बताए हुए भी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है। तो 6 नंबर पर हम चर्चा करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है। तो अब कहता है कि ये जो दिया गया कौन ऐसा अधिकार है जो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर 6 का आंसर जो होगा वह सी ऑप्शन होगा, संपत्ति का अधिकार। क्लियर, संपत्ति का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर, ठीक है, 6 का आपके पास आंसर होगा सी नंबर, है ना। सी नंबर क्या है, सी नंबर में, तो सी नंबर संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। क्लियर हुआ। तो आपको यहाँ पर जानना है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। अब आप पर इसको थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि क्या हुआ था कि मूल संविधान में, जब भारत का मूल संविधान था यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से निश्चित कर दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 के क में जोड़ा गया है। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, एक जो है संवैधानिक अधिकार है ना, माना मौलिक अधिकार के पाठ में अब नहीं है। क्लियर, जान लीजिए कि मौलिक अधिकार जो है कितना से कितना तक है, 12 से 35 तक में, तो उसमें यह नहीं है। अब इसको जो है 300 क में जोड़ा गया है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन और है, ऑप्शन है समता का अधिकार, तो बताए हैं समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 क्लियर ही बताए हुए हैं। जिन लोगों को परेशानी अगर हो रहा होगा इसको स्वतंत्रता का अधिकार या समता का अधिकार समझने में, तो जरूर आप जो है वीडियो जरूर देखिए, मौलिक अधिकार संबंधित आपका जो है कन्फ्यूजन या कॉन्सेप्ट दूर हो सकता है। फिर है संपत्ति का अधिकार, तो क्लियर इसका आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 एवं 24। देखिए हर ऑप्शन पर हम बार बार इससे चर्चा करते हैं ताकि आपको इस चीज़ को जो है आपके दिमाग में इस चीज़ को बन सके। होता क्या है, पढ़ाई क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो वह जो है अपने आप स्वतः आपके जो है दिमाग में कर सकते हैं स्थान ग्रहण कर लेता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों को होगा क्लियर 6 नंबर तक। आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, ठीक है, 7 और 8 पर चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर। क्वेश्चन नंबर 7 एवं 8 है। 7 पर हम देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। देखिए जो लोग हमारा वीडियो देखे होंगे जरूर इसका आंसर दे दिए होंगे। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, तो पहला इसका आंसर सीधे सीधे होगा वाक एवं अभिव्यक्ति
वाक एवं अभिव्यक्ति, यहाँ पर वह ऑप्शन की जगह उसे सेम ऑप्शन ही है, भाषण की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्या नंबर? 7 का जो है 7 नंबर का आंसर क्या होगा? आंसर सी, भाषण की स्वतंत्रता। भाषण की स्वतंत्रता, इसको ऐसे लिखा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, यह जो है यह भाषण स्वतंत्रता रहेगा, चाहे इसके बदले ए भी ऑप्शन आ सकता है। तो ए इसका आंसर हुआ। ठीक है, 7 नंबर का कहता है। दूसरा है, इसी में ऑप्शन अन भी है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो यह अनुच्छेद कह सकते हैं 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया है, उसी में संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है, डी ऑप्शन का अनुसार। चलिए, क्लियर हो गया। और विधि का समान संरक्षण, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। विधि का समान संरक्षण है क्या? तो देखिए, इसका आंसर पहले जान लीजिए, बाकी चीज़ों को बता रहे हैं। तो पहला है ऑप्शन बी, विधि का समान संरक्षण। तो विधि का समान संरक्षण जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद किस में है? 14 में। विधि का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो 14 में है। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। ठीक है, दूसरा है भाषण की स्वतंत्रता, तो इसका आंसर है ही, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता है। साथ ही साथ इसी में है ना, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में, इसी आर्टिकल्स में 19 में आपको झंडा तोलन का भी अधिकार है। ठीक है, क्लियर, झंडा तोलन का भी अधिकार है। साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता के अलावा आप कह सकते हैं, अब तो आपको हाल फिलहाल जो अभी चला है इससे संबंधित बात बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में ही एक चीज़ को और बताया है, जो आप यहाँ पर चर्चा करते रहना महत्वपूर्ण है आपके लिए। इंटरनेट का उपयोग भी एक अधिकार के तहत आता है, व्यक्ति के एक लीगल राइट के तहत आता है। तो इंटरनेट का उपयोग भी एक लीगल राइट है, किसके अनुसार? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। और आपको पता होगा, अभी 4 दिन पहले ही मैं पेपर में पढ़ा हूँ, आप लोग भी देखे होंगे तो जरूर सर्च कीजिएगा पेपर में, वहाँ दिया है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि किसी व्यक्ति का नाम रखने का जो अधिकार है, नाम रखने का अधिकार या सरनेम कह सकते हैं, नाम रखने का अधिकार जो है वह उसकी अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता है। मतलब आप अपने नाम को, जैसे आप जो नाम अपने रखते हैं वह आपकी स्वतंत्रता है। तो ये भी जो है मैं 19 के, मैंने कह सकता हूँ 19 में जोड़ा गया है। तो देखिए 19 में जो है बहुत लंबा चौड़ा है। अब आपको जो है होता क्या है, इस पर हम लोग चर्चा किए हैं। और लेकिन आंसर से आपको मतलब है तो सीधे सीधे इसका आंसर कौन होगा? भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। और इसमें बहुत सारी स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके अलावा बताया है कि इसी 19 में जो है कौन कौन चीज़ जोड़ा गया, सो क्लियर किए, यानी झंडोत्तोलन का। उसके साथ साथ हमको क्या किए कि आपको जो इंटरनेट का उपयोग अभी आया, फिर आपको जो है प्रेस और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अन्य प्रकार का, तो ये सब जो है आता है। चलिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है 8 नंबर, है ना, 8 नंबर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। चलिए, आपको इस पर चर्चा करते हैं। 19 का जो है क्या है? देखिए, 8 में कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितना प्रकार स्वतंत्रता देता है, यानी कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता है? तो यह 6 प्रकार की है। 8 नंबर का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। क्लियर, ऑप्शन ए, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, कौन कौन सा स्वतंत्रता है? तो देखिए, इसको बहुत आराम से आप इसको चाहिए तो अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब विचार हुआ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, बोलने एवं विचार रखने की स्वतंत्रता। बोलने एवं विचार रखने की स्वतंत्रता। दूसरा है कि आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता, है ना, माने हथियार रहित संघ बनाने की स्वतंत्रता। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता।
पूरे भारत क्षेत्र में अबाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, व्यापार वृत्ति आजीविका करने की स्वतंत्रता, ठीक है। और एक स्वतंत्रता जो था हमारा संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, उसको हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है ना, इसको जो है यह जान लेना है। 8 नंबर क्लियर हुआ, कितने प्रकार स्वतंत्रता है, तो 6 प्रकार स्वतंत्रता। वही वाक अभिव्यक्ति है ना, संघ बनाने, सम्मेलन करने, अबाध रूप से घूमने है ना, कहीं पर बसने, व्यापार वृत्ति आजीविका करने की स्वतंत्रता, ये 6 प्रकार स्वतंत्रता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर आपके स्क्रीन पर 9वां और 10वां क्वेश्चन नंबर आप देखिए, ठीक है। नाइन नंबर और 10 नंबर, ठीक है, आपके स्क्रीन पर भी है, मैं भी आपको बता रहा हूं। 9 नंबर में है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है। बहुत अच्छा, चलिए आप लोग, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और जो लोग जिनका आंसर आ गया है बहुत ही अच्छी बात है। अगर जो नहीं जानते होंगे वो जरूर आप जो है मैंने इसको समझिए क्या है यह। देखिए आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20, इसका आंसर तो पहले क्या होगा, पहले आंसर देख लीजिए, है ना। 9 नंबर का आंसर जान लीजिए, है ना। 9 नंबर का आंसर क्लियर, क्या आंसर होगा, 9 नंबर का आंसर होगा बी, है ना, 20 का 3, अनुच्छेद 20 का ये जो 3 इस तरह से होगा आपके पास स्क्रीन पर, यही आंसर होगा। अब 20 का 3 है क्या, पहला तो जानिए 20 है क्या, सबसे पहले 20 के 3 तो हम बाद में चलिए, पहले 20 है क्या। तो 20 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना। 20 जो है जो क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में पहला 3 बात है, अनुच्छेद 20 में, आर्टिकल 20 में 3 चीज है। चलिए हम क्लियर भी करते चलते। 20 क्या है, पहला भूतलक्षी विधि, भूतलक्षी सिद्धांत, दूसरा दोहरे दंड से बचाव, तीसरा देखिए भूतलक्षी सिद्धांत, दोहरे दंड से बचाव, और तीसरा जो है आपके पास है स्वयं के विरुद्ध, यहीं पर आइए, स्वयं के विरुद्ध गवाही, है ना, से बचाव। क्लियर हुआ। 20 अनुच्छेद 20 में आर्टिकल 20 में क्या क्या है, तो भूतलक्षी सिद्धांत है, यह 20 के 1 में हुआ या 2 में हुआ, दोहरे दंड से बचाव, और 3 में है स्वयं के विरुद्ध गवाही से बचाव। अब आपको इस पर भी हम जो है वीडियो जो बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर देते हैं। भूतलक्षी सिद्धांत क्या है, किसी भी विधि को जो है इम्प्लीमेंट, जब से वो विधि लागू होता है उसके बाद से ही उसका जो है, अगर कोई व्यक्ति अगर कानून तोड़ता है, आज मान लीजिए कि कोई ऐसा कानून, आप एक थोड़ा सा एग्जांपल मान के चलिए, 2016 से पहले, अप्रैल 2016 से पहले बिहार में शराबबंदी कानून लागू नहीं था। तो जो लोग शराबबंदी कानून का उस समय जो 2016 से पहले जो उसका उल्लंघन किए होंगे, उनके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो सजा कब से मिलेगी, यानी कानून का जब से आप उल्लंघन करते हैं, कानून अगर आज बनता है, पहले समझिए, कानून अगर आज बनता है और उसका अगर उल्लंघन पहले हुआ है तो उसका सजा नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ। अगर आज कानून बना है, आज से लागू है, और कोई उस कानून का पहले उल्लंघन किया तो उसको सजा मिलेगा, तो नहीं। आज से लागू हुआ तो आज के बाद से, ठीक है। इसको यहाँ पर एक चीज और भी जान लीजिए, भूतलक्षी सिद्धांत यानी पीछे नहीं जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, दोहरे दंड से बचाव, किसी भी अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया सकता है। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया सकता, मतलब एक ही प्रकार का अपराध हो और अपराध की प्रकृति और प्रवृत्ति सब एक समान हो।
अपराध की प्रकृति और प्रवृत्ति एक समान हो तो उसके लिए 2 बार दोहरा सजा नहीं दिया सकता है। और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बात नहीं कर सकते। आपके अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई बात नहीं कर सकता है, चाहे तो आपके विरुद्ध जो दिया गया, आप स्वयं के विरुद्ध जो गवाही दिए हैं उसको सबूत के तौर पर भी जो है मतलब नहीं लिया जा सकता है। तो यह भी है, कहाँ पर? स्वयं के विरुद्ध गवाही से बचाओ। क्लियर हो गया? अब हम चलेंगे 10 नंबर पर, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? क्लियर? दस नंबर देखिए, हाँ 10 नंबर में कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है। पहला ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक अधिकार। इसका आंसर एकदम श्योर डी होगा। तो 10 नंबर का आंसर कौन होगा? डी होगा। ठीक है, इसको देखिए, आंसर 10 नंबर, आंसर डी, ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार। क्लियर है? क्लियर है? ये कैसा अधिकार है? तो 10 का जो है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा है? मौलिक अधिकार है। और जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो है 21 में है, 21 में है। और आपको इस पर भी हम चर्चा कर देते हैं, क्योंकि हमारी आदत ही रहती है और हमारा अपने आदत से हम बहुत ज़्यादा मजबूर भी है, चूँकि हम होता क्या किसी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा विस्तार करने में अपने आप को अच्छा लगता है हमको भी। तो 21 है क्या? 21 तो जीवन का अधिकार है। और आपको एक बात आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, जितनी भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के भाग में अगर कोई सबसे ज़्यादा व्यापक मौलिक अधिकार के भाग में सबसे ज़्यादा कोई व्यापक मौलिक अधिकार है तो अनुच्छेद 21 है। यहाँ पर एक चीज़ जरूर नोट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम जानते हैं आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इच्छा बने, बहुत सारे हैं जो तैयारी करते होंगे अच्छे के लिए, तो उस सब में क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा ऐसा कि भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा अधिकार है जो सर्वाधिक व्यापक है माने मौलिक अधिकार में? तो वो 21 है। सबसे विस्तृत भी है। न्यायपालिका जितना सारा चीज जोड़ती है, बाद में जो कुछ भी लाती गई है, जिसको अधिकार बनाती गई, वो सब 21 में जोड़ दिया गया। जैसे निजता का अधिकार, सोने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आपको जो है शिक्षा मतलब शिक्षा का अधिकार, ये भी जुड़ा है, शिक्षा का अधिकार, यहाँ तक कि आपको अच्छी नींद लेने का अधिकार, माने जो भी अधिकार नया नया जुड़ते जाता है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, आपके फोन टैपिंग आपका कोई नहीं कर सकता है, जान भी करते होंगे आप लोग, ऐसा नहीं सुने होंगे, नीरा राडिया टेप कार्ड हुआ था तो फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। तो बहुत सारा अधिकार जो है 21 में जोड़ा गया है ना। पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, गरिमापूर्ण जीवन, है ना, मानवतापूर्वक कह सकते हैं स्वास्थ्य, कामगारों की कह सकते हैं मानवतापूर्वक माहौल, बहुत सारा अधिकार, एक बहुत बड़ा लंबा फ्रेज है इसके। तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते जो बहुत लंबा है हुआ, लेकिन इतना बता देते हैं कि जितना भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में जो सबसे अगर विस्तृत और व्यापक कोई है तो कौन है? 21 है। 21 में क्या है? आपको जो है जीवन का अधिकार है। अब जीवन के अधिकार में क्या कहीं कोई लोग पूछता है क्या मृत्यु का भी अधिकार है? तो जीवन का अधिकार है, मृत्यु अधिकार शामिल नहीं है, मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है ना। लेकिन होता क्या है, अरुणा शाहबाग के केस में आया था एक मामला कि भाई जो क्रिटिकल पोजीशन में है, जो एकदम जिंदगी उनके लिए नर्क बन चुका है, अरुणा शाहबाग का केस आप लोग को आप देखिएगा खोल करके, है ना, अपने इंटरनेट पर तो जरूर आपको मिल जाएगा। उसमें क्या हुआ था कि उसके एक सहकर्मी ने उसके साथ जो है अत्याचार किया था, है ना, वह उस कारण से वह कोमा में चली गई थी। और हुआ क्या कि वह 1-2 नहीं, करीब बहुत लंबे समय तक कोमा में रही और उसका जीवन एक प्रकार का जो है मैंने कह सकते हैं कि बहुत ही दर्दनाकपूर्ण था। ऐसी स्थिति में उसको मांगा गया था कि इसको इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। तो 2 प्रकार का इच्छा मृत्यु होता है, एक जो होता है एक्टिव, माने कह सकते हैं जिसको सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। तो भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं दिया गया, निष्क्रिय को कुछ शर्तों के साथ दिया गया है ना। उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे क्योंकि लंबा चैप्टर है यूथेनेसिया, है ना। तो इतना जान लीजिए कि मौलिक अधिकार में जीवन का अधिकार है, मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए
हमजा साहब चाय भी पी ले, बहुत होते जा रहा है लंबा। नेक्स्ट है, देखिए अब आपके स्क्रीन पर 11 नंबर और 12 नंबर पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 11 और 12 को हम देखते हैं क्या है, सो देखिए। ग्यारह नंबर, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? सिंपल बात बताए हुए हैं, मूल अधिकार है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आंसर 11 का सी। 11 का आंसर सी, ऑप्शन कौन? सी, मूल अधिकार। क्लियर हुआ है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे क्या बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया। क्लियर है, बताए हुए भी हैं। अब जो है इसमें और ऑप्शन भी है, तो उस ऑप्शन पर चर्चा नहीं, उस ऑप्शन कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सीधे से आंसर, इसका आंसर क्या होगा? सी, मूल अधिकार, है ना। और जो है 12 नंबर पर देखिए, 12 नंबर, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप संबंधित है? बहुत आसान क्वेश्चन है ना। मूल अधिकार को से संबंधित, और इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा भी गया है। तो मूल अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 24। 12 का क्या होगा आंसर? 12 का आंसर जो है सी, 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। अब आपको देखिए 24 में स्पष्ट रूप से कहा गया, 23 में कहा गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। तो 24 में कहा गया बालकों को खतरनाक कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता है, खतरनाक कार्यों पर नहीं लगा सकता है, नियोजन प्रतिषेध है। अगर बालक को खतरनाक कार्य पर नियोजन पर लगाते हैं तो आपके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बालक है कौन? कौन बालक है, किसको बालक कहेंगे, है ना। तो चलिए एक कैटेगरी आपके सामने देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए 0 से 6 वर्ष, इसको कहा जाता है शिशु। शिशु किसको कहा जाएगा? 0 से 6 वर्ष। दूसरा 6 से 14 वर्ष, आइए यह है बालक। दूसरा 14 से 18, यह है किशोर। और 18 प्लस वयस्क, ये लेबर कानून के अनुसार है। श्रम कानून में आप जाइएगा तब आपको मिलेगा, फिर भी आपको बता देते हैं। 0 से 6 वर्ष को क्या कहा जाता है? शिशु। 6 से 14 वर्ष को क्या कहा जाएगा? तो 6 से 14 वर्ष को क्या कहा जाएगा? तो बालक कहा जाएगा। 14 से 18 वर्ष को क्या कहा जाएगा? किशोर कहा जाएगा। 18 प्लस को वयस्क कहा जाएगा, है ना। अब जो है बालक, इसको 6 से 14 वर्ष की आयु को खतरनाक कार्यों पर नियोजन पर नहीं लगा सकता। अगर आप लगाते हैं तो आपको 50,000 अभी जुर्माने की राशि है, वर्तमान में जो कानून है उसको सब 50,000 जुर्माने, और दोबारा गलती और 6 वर्ष से लेकर के 1 वर्ष तक कैद, और दोबारा गलती करते हैं तो कैद का प्रावधान जो है 3 वर्षों तक होता है, 1 से 3 वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माने की राशि भी आपको 1 लाख तक हो सकती है। तो यह कठोर कानून है। आप जो है बच्चों को खतरनाक काम पर नहीं लगा सकते हैं। तो क्या बच्चों को खतरनाक काम के अलावा अन्य काम पर लगा सकते हैं? तो जो खतरनाक कार्य नहीं है उसके अतिरिक्त बच्चों को कहाँ लगा सकते हैं? तो स्वनियोजन पर। स्वनियोजन जैसे किसी का माता पिता का, अभी हाल फिलहाल कह सकते हैं मोदी सरकार ने फैसला लिया कि माता पिता के जो बिजनेस है उनमें बच्चे अपने काम से हाथ बटा सकते हैं, लेकिन माता पिता का पहले कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को शिक्षा दे, और साथ साथ उनके जो कह सकते हैं पैतृक या घरेलू जो व्यवसाय उसमें हाथ दे सकते हैं। तो चलिए वो अब इस पर जान गए कि 6 से 14 वर्ष बच्चों है बालक कहा जाता है, इसको जो है खतरनाक कार्यों पर नहीं लगाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पर देखिए, आपके सामने होंगे 13 और 14। तेरह है, किसी धर्म के विशेष संवर्धन के लिए
करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति दी गई है। तो धार्मिक कार्य के लिए करों के करों के संदाय से मुक्ति है या किस अनुच्छेद में है? तो 13 का सीधे आंसर याद रखिए, अनुच्छेद 27 में है, उसमें दिया है करों के संदाय से मुक्ति। 13 नंबर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है ना, डी अनुच्छेद 27, करों की संदाय से मुक्ति। क्लियर हो गया है ना। 25 क्या है? तो 25 है धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। 25 में क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन सी जो है 25 में, उसमें कहा जाता है क्या? धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। 26 में क्या है? धर्म के अनुसार उसको आचरण, उसको प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है ना। और 28 जो है अपने धर्म को कह सकते हैं धर्म को एक प्रकार का अभिवृद्धि के लिए, पोषण के लिए उनको अधिकार दिया गया है। तो ये सब जो है आपको जो है पिछला, जब आपको यदि अगर इसको देखना भी होगा तो पीछे आप जो है जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर कौन होगा? 27वां। अब 14 में है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखिए 14 नंबर में क्या है? 14 है कि अधिकार कर्तव्यों को क्या करता है? बाधित करता है, अनुदेशक करता है, विरोध करता है। तो इसका आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा? डी, निहित करता है। आंसर डी, निहित। में निहित। यह सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ है ना, कि जो है कर्तव्य में जो है कह सकता है कि अधिकार में कर्तव्य निहित है। अगर आप अधिकार की डिमांड करते हैं तो आपको कर्तव्य का भी ध्यान रखना होगा, है ना। जैसे याद होगा एक बहुत अच्छा हम अपने जब कह सकते हैं क्लास 7 या 8 में हमारे चैप्टर था जिसमें महात्मा गांधी का मुझे होता क्या था कि एक जो है स्टूडेंट कह सकते हैं, एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा होकर के लाठी घुमा रहा था, चारों तरफ से राउंड 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 लाठी घुमा रहा था। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने उसको रोका कि भाई तुम इस सड़क किनारे खड़े होकर के, सड़क पर खड़े होकर राउंड 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 गोल 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 तुम लाठी क्यों घुमा रहे हो? तो उसने कहा कि यह मेरा अधिकार है, मैं आजाद देश का नागरिक हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। तो उसने कहा कि तुम्हारी आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ मेरी नाक लगती है। बहुत अच्छी बात, कोटेशन समझिए कि हम आपकी आज़ादी वहाँ समाप्त होती है जहाँ हमारी नाक लगती है। मतलब कि आपका अधिकार वहीं समाप्त हो जाता है यदि आप किसी दूसरे का अधिकार का हनन करते हैं। बात समझ में नहीं आया तो फिर समझिए। आपको अपने अधिकार का हक है, आप अपना अधिकार ले सकते हैं, लेकिन दूसरे का भी अधिकारों का ध्यान रखना होगा। ये आपका क्या है? कर्तव्य है। दूसरे का अधिकार को भी आपको ध्यान रखना है, यही आपका कर्तव्य है। तो आपका अधिकार में कर्तव्य नहीं था। अगर आप अधिकार को देखते हैं तो कर्तव्य का भी पालन करना होगा, है ना। ये नहीं कि आपको आज़ादी मिली तो घुमाते रहिए, किसी का सिर फूट जाए। ठीक है, तो अधिकार में कर्तव्य निहित है। नेक्स्ट है 15 नंबर पर चर्चा करेंगे हम लोग। पंद्रह नंबर ये क्या है? देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद को निम्नलिखित में कौन सा है? तो देखिए 15 नंबर कहता है कि मूल अधिकारों से संबंधित विवाद कौन सा है। तो कौन सा विवाद मूल अधिकार संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर पहले जान लीजिए। इसका आंसर होगा आंसर 15 का ए, गोलकनाथ है ना वाद। इसको आंसर समझिए, गोलकनाथवाद पंजाब राज्य जो है 1967, है ना, पंजाब राज्य 1967। अब हुआ क्या था कि आपको याद, हम आपको बता देते हैं कि जैसे हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, 50 को, 1951 में भूमि सुधार कानून लागू किया गया। नोट कर लीजिएगा, 1951 में क्या लागू किया गया? भूमि सुधार कानून। तो भूमि सुधार कानून जो है लागू किया गया, तो हुआ क्या कि भूमि सुधार कानून का बहुत सारे जमींदारों ने विरोध किया। जमींदारी उन्मूलन कानून कह सकते हैं, उसका दूसरा नाम क्या था? जमींदारी उन्मूलन कानून। याद रखिएगा, भूमि सुधार कानून, जमींदारी उन्मूलन कानून। तो जमींदारी उन्मूलन कानून का बहुत सारा व्यक्तियों ने विरोध किया।
ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, शंकरी प्रसाद केस किया, सब बिहार के ही थे, तो शंकरी प्रसाद बाद केस हुआ और उस केस में कहा गया कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो हमारी जमींदारी कैसे छीनी जा सकती है। अब संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार को तो आप राज्य सरकार कम नहीं कर सकता, तो फिर संपत्ति का अधिकार को कैसे समाप्त कर सकते हैं आप। लीजिए मामला फंस गया, चला गया केस कहाँ पर, कोर्ट में, सुप्रीम न्यायालय में। न्यायालय ने फैसला दिया कब, शंकरी प्रसाद बाद में। इस ध्यान रखिए, कौन बाद में, अभी हम शंकरी प्रसाद बता रहे हैं। तो शंकरी प्रसाद बाद में न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन कानून साधारण कानून के अंतर्गत नहीं आता है और इस कानून के तहत मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। तो किस बाद में कहा गया कि संविधान संशोधन कानून के तहत मौलिक अधिकार छीना जा सकता है, तो शंकरी प्रसाद कानून में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर पासा पलट दिया, अपने ही बात को पलट दिया। लीजिए, है ना, इसको कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू का पावर है। फिर क्या किया, 1967 में गोलकनाथ बाद केस आया, ये आ गए, गोलकनाथ बाद पंजाब राज केस आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वाला वाद का जो निर्णय दिया था कि संविधान संशोधन कानून के द्वारा मौलिक अधिकार को सीमित कर सकते हैं या कम कर सकते हैं संविधान संशोधन द्वारा, इसमें कहा कि किसी भी कानून के द्वारा, चाहे वह संविधान संशोधन कानून हो चाहे साधारण कानून, किसी भी कानून के तहत मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मौलिक अधिकार को किसी भी परिस्थिति में आप क्या नहीं कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन है कि मूल अधिकार विवाद संबंधित कौन सा केस है, तो गोलकनाथ बाद 1967। इसमें कहा, क्या कहा, हम बता दिए कि किसी भी कानून के तहत आपको मौलिक अधिकार कम या समाप्त नहीं किया सकता है। और उसी के बाद तो भाई न्यायपालिका कार्यपालिका में टकराव हुआ। इंदिरा गांधी ने जस्ट तुरंत 24वां संविधान संशोधन 1971 की 1971 में, और उसको जो है एक नया अनुसूची 9 के क जोड़ दी। उसमें कोई भी कानून अगर डाल दिया जाए तो समीक्षा से बाहर हो गया था। दूसरा यह भी कहा गया 25वां संविधान संशोधन, 24वां के बाद 25वां संविधान संशोधन हुआ भी 1971 में। उसमें इंदिरा गांधी ने इस बात को माने निहित कर दी, है ना, कि संसद मौलिक अधिकार किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार रखती है। इस चीज़ को आप बताए हुए भी फिर बता दी। चलिए 16 पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखिए, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पर विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है वो कौन सा अधिकार है, तो देखिए ये जो है आपका वह है ऑप्शन बी। इसका आंसर पहले जान लीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे, नहीं तो हम चर्चे में लगातार लगते रह जाएंगे। 16 नंबर का आंसर क्या होगा, आंसर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए अब आपको बता दे कि यह जो है, यह अधिकार जो है माने विदेशियों को जो है नहीं दिया गया। कौन सा अधिकार विदेशी नागरिक प्राप्त नहीं है, तो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो अब आपको जान लेना है कौन कौन सा अधिकार भारतीयों को नागरिक को प्राप्त है। तो देखिए यहाँ ध्यान रखिए, 15, 16, 19, 29, 30, इतना को याद रखिए कि यह भारतीय नागरिकों के साथ दिया गया, भारतीय नागरिकों को केवल है, को केवल। अब इसके बाद जो भी बचता है आप मौलिक अधिकार में, जैसे अनुच्छेद 23, 24, तो वो भी विदेशी को प्राप्त है। ठीक है, तो इसको अगर आप अगर कॉन्सेप्ट में रख लीजिएगा 15, 16, 19, 29, 30, है ना। तो इसके बाद अगर मान लीजिए कह दिया जाए 14, तो 14 क्या है कि 14 किसको प्राप्त है, तो 14 भारतीयों को भी प्राप्त है, भारत के नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशी को भी प्राप्त है। क्लियर हो गया। कहा कि 17, तो 17 भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है, विदेशी को भी प्राप्त है। क्लियर। आइए एक ही तो इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। सत्रह पर आइए देखते हैं। कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो 17 का आंसर आपको होगा अल्पसंख्यक का हित का जो है सुरक्षा जो है अनुच्छेद 29 में। तो ऑप्शन नंबर बी 17, आंसर बी, अनुच्छेद 29
29, ठीक है, क्लियर हो गया। अल्पसंख्यक के हितों का सुरक्षा किस अनुच्छेद प्रावधान किया गया, तो 29 में। और बाकी जो है बाकी आर्टिकल हम चर्चा पीछे भी कर चुके हैं, है ना। 18 नंबर है, 18 नंबर को देखते भी हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया, क्वेश्चन पढ़ाया भी है, कई बार हम बताए भी हैं, है ना। इसका आंसर होगा सी, आंसर, है ना, आंसर आपका जो हो गया वह हो जाएगा सी 1976, ठीक है। आंसर इसका पहला 17 का बी है और 18 का जो है सी है 1976। अब चलिए नेक्स्ट जो है बंधुआ मजदूर क्या है, आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोग जो है बंधुआ मजदूर जान लीजिए, किसी को जो है बगैर पैसा दिए हुए कार्य करवाना, या कह सकते हैं कि न्यूनतम मजदूरी से कम दाम दर पर भी खटवाना, बेगारी करवाना, ये सब बंधुआ मजदूर के अंतर्गत आता है। 1976 में इसके लिए कानून बना था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 पर चर्चा करेंगे। 19 में क्या है, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई, तो इसका सीधी आंसर है 19 का मंडल आयोग, है ना, जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में बनी थी। किसकी अध्यक्षता में, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में। कब रिपोर्ट दिया था, 1977 में। आंसर क्या होगा, बी, आंसर बी, क्लियर, बी, है ना, 1977। मंडल आयोग के सिफारिश पर ही ओबीसी को आरक्षण दिया गया, ये भी याद रखिएगा। किसके सिफारिश पर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जो है आरक्षण दिया गया, तो मंडल आयोग के सिफारिश पर। और जो है किसके सरकार में दिया गया, तो ये जो है बीपी सिंह की सरकार के समय इसका लागू किया गया था, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मंडल आयोग जो है कब अपना रिपोर्ट दिया, 1977 में। 20वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया, तो इसका देखिए सर हम आपको बताए हैं कि अगर आप मेरी बात को शुरू में सुन लिए होंगे तो आप जरूर इसका आंसर दे दिएगा। अनुच्छेद 14 से 32 तक ही मूल अधिकार है, हम बताए थे 14 से 32 तक ही मूल अधिकार है। उसके बाद 33-34 मूल अधिकार हमारा नहीं है, उसमें प्रतिबंधित किया गया। तो यहाँ पर अगर आप न भी जानते होंगे, अगर आप मेरी बात को सुन लिए होंगे तो इसका आंसर जरूर आपके पास दिमाग में आ जाएगा। तो कौन सा होगा, तो अनुच्छेद डी, 20 का हो गया आंसर डी, है ना, ये इसका आंसर होगा अनुच्छेद डी यानी अनुच्छेद 33। चलिए 20 क्वेश्चन है और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का भी जो है जल्दी ही आपको जो है आ जाएगा। और साथ साथ जो है आपको जो चल रहा है जो सीरीज, है ना, राष्ट्रपति के बाद अगला जो सेशन होगा उपराष्ट्रपति का वो भी चलेगा। और हमारा प्रयास थोड़ा और होगा कि जल्दी आप लोगों को और कुछ वीडियो अपलोड कराया जाए आपके साथ। लेकिन एक बात आपसे हम आज शेयर करते हैं, होता क्या है कि पढ़ाई जो है धैर्य माने समझिए कि पढ़ाई एक धैर्य है और ये भी एक परीक्षा है। आप कितने धैर्य से हमारी बात को सुनते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति तभी कामयाब हो सकता है अगर वह अच्छा जो श्रोता हो। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। अगर आज हम आपके सामने बोल रहे हैं तो आप समझिए कि हम भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझे हैं, हमारे भी कोई ना कोई जो है गाइडलाइनर रहे हैं। तो अगर आपको भी अगर अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा बनना है, तो आपको अच्छा श्रोता होना होगा और अच्छा श्रोता होने के लिए आपको धैर्य की ज़रूरत होगा। और धैर्य जो है, अगर आप धैर्य से किसी भी चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं या वाचिंग करते हैं वीडियो के, या जो भी पढ़ाई करते हैं, तो आप सफलता आपको निश्चित है। तो एक कहीं ना कहीं एक बात कही गई है, होता क्या है कि रंग लाती है हीना पत्थर पर घिस जाने के बाद, लोग होते हैं सयाने ठोकर लग जाने के बाद। तो लोगों को आपको हमारी यह फितरत है कि जब बुद्धि कब खुलती है, जब हमें कोई एहसास होता है, तो हम क्यों उसको मैंने वैसा करने जाए। अभी आपके पास भरपूर टाइम है, लॉकडाउन जब तक है तब तक आपके पास भरपूर टाइम है। आप अपने इस टाइम का सही उपयोग कीजिए, इंटरनेट का उपयोग कीजिए, नेट का जो सही उपयोग क्या होगा पढ़ाई में कीजिए। और इसी तरह से अगर आप करते रहें तो हमारा विश्वास है और इस बात से विश्वास आपको दिलाते हैं कि आप जो है बहुत जल्द आप लोग सफल हो जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ज़्यादा लंबा हो गया।